Good morning to our respected principal sir and all teachers. Today we all are present here to participate in a in-house training program conducted by CBSE board that is compulsory for all the teachers working in any CBSE affiliated school. Before it, some of our teachers have put their views regarding their topics, and we have learned many things through this program. I am very thankful to have an opportunity to our principal sir for encouraging me for participating in this program with a topic teaching a strategy in secondary level in mathematics. I have been teaching for many years and I have seen phobia of math among our students. There are so many reasons behind it which I will discuss later. Now I am coming to my topic with the meaning of teaching a strategy in secondary level mathematics, and I hope that it will be helpful for our students to set them away from phobia of its learning. Let us start with this topic. First of all, इसको दबाएंगे आप। इसको यहाँ दबाएंगे, अगला आ जाएगा, आगे जाएगा। First of all, I would like to make you familiar with the definition of mathematics. It is an area of knowledge that includes the study of such topics such as number, formula, and related structures and shape. गणित ज्ञान के उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें हम नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं। Archimedes is known as the father of mathematics. We all are familiar with this fact. आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है। He was born in Sicily, namely Palace, located in Greek island. इनका जन्म ग्रीक आइलैंड पर स्थित सिसिली नामक जगह पर हुआ था। His life period is considered between 287 BC to 212 BC. इनका जीवन काल की अवधि 287 BC और 212 BC के बीच की अवधि को माना जाता है।
He was one of the greatest mathematician of ancient time. प्राचीन काल के बहुत सारे महान गणितज्ञ थे, उनमें से आर्यभट्ट का नाम भी महान गणितज्ञों के रूप में जाना जाता है। This great mathematician find out the exact meaning of pi sign which is used generally in mathematics. आर्यभट्ट एक इस तरह के गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान सटीक मान प्रस्तुत किया, और इस सटीक मान का प्रयोग हम अभी भी गणित के उन प्रश्नों को हल करने में करते आ रहे हैं जिस प्रश्न में यूज किए गए फॉर्मूले में पाई का प्रयोग होता है। From that time, its value is considered either 22/7 और 3.14। पाई का वैल्यू को 22/7 या डेसिमल फॉर्म में इसको अगर कहें तो 3.14 के बराबर माना जाता है। There are so many branches of mathematics which we all have to study in secondary level classes। गणित के कई सारे शाखाएं हैं, कई सारे ब्रांचेज हैं, उनमें से एक मेंसुरेशन भी है। तो मेंसुरेशन में इस पाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ खास प्रश्न ऐसे हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम लोग कहें तो सिलेंडर का, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से रिलेटेड सवाल, कोन का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड सवाल कि संबंधित सवालों में तो इसका प्रयोग जनरली मेंसुरेशन से जुड़े सवालों को हल करने में किया जाता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट बिलोंग टू द नेम्स ऑफ सम फेमस मैथमेटिशियन। There are so many famous mathematicians. Out of them, we are going to tell you about Ramanujan, Aryabhatta and Pythagoras। रामानुजन और आर्यभट्टा ये दोनों मैथमेटिशियन हमारे देश से ही जुड़े हुए हैं, और ये पाइथागोरस ग्रीक के हैं, ग्रीक के रहने वाले थे। आर्यभट्टा के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले आर्यभट्टा ही एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो की खोज की। सबसे पहले 1 to 9, जिसे हम डिजिट के नाम से जानते हैं, डिजिट का आविष्कार हुआ। और जैसे ही हमें आवश्यकता हुई कि 2 डिजिट का नंबर को कैसे लिखा जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, उस समय ही जो समस्याएं उस समय के गणितज्ञों के सामने हुई, तो उस समस्या को हल करने के लिए आर्यभट्टा ने जीरो का आविष्कार किया और सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 10 का निर्माण किया। जीरो के डिस्कवरी से पहले हमारे पास बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका हल निकालना संभव नहीं था, या बहुत सारे नंबर ऐसे थे जो काफ़ी बड़े थे, उनको याद रखना या लिखना भी
एक समस्या था। साइंस से जुड़े हुए जो भी शिक्षक है उनको भी ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। वो एक काफ़ी बड़ा नंबर है, नियरली अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसको अगर हम ऐसे याद रखना चाहें कि 3 आफ्टर 3 वी हैव टू पुट एट लीस्ट 8 0, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड रिमेम्बर। तो इस तरह के संख्याओं को लिखना और उसको स्मरण में रखना एक समस्या है। तो उससे निजात पाने के लिए हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3 × 10⁸ तो उसको लिखना भी आसान हो जाता है और याद करना भी आसान होता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट बिलोंगिंग टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। Before I have already tell you there are so many branches, but I have not discussed about the type of mathematics. Here we have some types of mathematics. These are arithmetic mathematics. In Hindi it is called Anganit, algebra, बीजगणित, geometry, ज्यामिति, mensuration, क्षेत्रमिति, and trigonometry is known as त्रिकोणमिति in Hindi. Now I would like to my own thinking about all these types of mathematics one by one. So first of all, I would like to discuss about arithmetic mathematics. Arithmetic mathematics is that branch of mathematics that deals with digit and number. यह एक इस तरह का गणित है जिसमें जुड़े हुए प्रश्नों में खास करके अंकों और संख्याओं का ही केवल समान रूप देखने को मिलता है। जैसे जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे होते हैं उनको केवल कांस्टेंट टर्म की जानकारी होती है, हालांकि वो जानते नहीं हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। जब बच्चे सेकेंडरी लेवल में पहुंचते हैं तो उनको वेरिएबल टर्म्स के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो अभी हम कांस्टेंट और ये वेरिएबल टर्म्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब वो आएगा तब करेंगे। अभी हम लोग अंगणित की चर्चा में हैं। In this branch of mathematics, our students of primary level generally learn to use the mathematician science of addition, subtraction, multiplication, division and fraction. जब हम प्राइमरी कक्षा के बच्चों को, अगर 1 कक्षा के बच्चों को, क्लास 2 के बच्चों को, 3 के बच्चों को अगर हम जोड़ सिखाना चाहें या घटाव सिखाना चाहें, गुना सिखाना चाहें, या 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, तो उन बच्चों को ये सिखलाने के लिए केवल हम अंक और संख्या का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों को अगर सिखलाना है कि 15 और 25 का टोटल कितना होगा, उसको ऐड करें कितना होगा, तो इसमें केवल अंक का ही प्रयोग किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई वेरिएबल टर्म का यूज हम लोग नहीं करते हैं। Number 2 type is बीजगणित, called algebra. This is the branch of mathematics in which we use a variable terms in place of a number to solve a problem. बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी समस्या है, जो प्रश्न है
उसको हल करने के लिए वेरिएबल टर्म जैसे एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के प्रश्न में हम लोग कई तरह के देखते हैं। अगर सेकेंडरी लेवल में जाएं तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको एक्स मान करके सबसे पहले हम उसका एक समीकरण तैयार करते हैं, और समीकरण तैयार करने के बाद उस प्रश्न में कुछ ऐसे कंडीशन दिए होते हैं जिसके आधार पर हम लोग एक समीकरण तैयार करते हैं, और उस समीकरण को हल करके जो भी हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, आंसर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि सवाल में दिया होता है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 8 ज़्यादा है, तो दोनों संख्याएं कितनी होगी। सपोज देयर आर टू नंबर्स whose sum is 15, one of them is suppose that 7 or 8 more than the other, then we have to find the value of two numbers। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, किसी एक नंबर को हम लोग को मानना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट नंबर को सपोज किया कि एक्स माना गया है, एक्स इज अ वेरिएबल टर्म, और सेकेंड नंबर जो उससे जितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है या 6 ज़्यादा है, तो सेकेंड नंबर को उसमें हम लोग x + 5 कर देंगे, x + 6 कर देंगे। अब ये दोनों नंबर का टोटल जो होगा दिए गए नंबर 15 के इक्वल है, तो हम लोग एक समीकरण तैयार करते हैं। टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को प्लस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर x प्लस सेकेंड नंबर x + 6 = 15। देन वी हैव टू an algebraic equation whose value becomes 2x + 6 = 15. Then we use the rule of transposition and solve the equation to find the value of x. तो इस तरह में x क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अब हम एक चर्चा करना चाहेंगे कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है which value remains the same। अचर संख्या इसको हिंदी में कहा जाता है। एंड ए नंबर whose value does not remain the same is called a variable. It depends upon the condition of quotient. It may vary from any number to any number. Suppose अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो अगर हम लोग जैसे क्लास में हम लोग अटेंडेंस लेते हैं पर डे का, हमारे प्रिंसिपल सर रिकॉर्ड तैयार करते हैं पूरे स्कूल का कि आज टोटल स्कूल में कितने बच्चे का अटेंडेंस बना। अगर हम लोग मान लिया एक मंडे का 200 बच्चे का बना, फिर 210 बच्चे का बना, इस तरह पर डे का देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अटेंडेंस चेंज हो रहा है, लेकिन ये स्कूल हमारा चेंज नहीं हुआ, पर डे तो वही है। So a school will be here a constant, and the number of students which is varying from one number to another number is a variable. Simple language, in mathematics we use any alphabetical letter, generally x, y, z something, as a variable term in mathematics to create or establish a equation to solve a problem. Next branch is Kshetromiti, called mensuration. Mensuration is that branch in which we study about two-dimensional or three-dimensional figures in which we find out the area perimeter of two-dimensional or three-dimensional figure. Two-dimensional figure, two-dimensional shape जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होता है। जिस फिगर में या जिस शेप में केवल लेंथ और ब्रेथ की जानकारी हो उसको हम लोग टू डायमेंशनल कहते हैं।
3 डायमेंशनल जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। जैसे अब 2 डायमेंशन कहा जाए तो अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि रेक्टेंगल ड्रा करो, स्क्वायर ड्रा करो या पैरेललोग्राम ड्रा करो, तो इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ ही मिलेगा। और जैसे ही हम लोग हाइट पर चले जाते हैं, जैसे क्यूबॉइड बनाना कहें, क्यूब बनाना कहें, किसी सिलेंडर का फॉर्म बनाना कहें, तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, उसको हम लोग 3 डायमेंशन कहेंगे। तो इस जनरली हम लोग देखते हैं कि एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चे को एरिया और पेरीमीटर, हम 9-10 के बच्चों से भी क्वेश्चन करके देखे हैं, उनको एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस पता नहीं चलता है। वो केवल आपका क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल दिया गया बोल और उसका पेरीमीटर निकाल दिया गया। किसी भी फिगर का एरिया ये बतलाता है कि उस फिगर के द्वारा कितना स्पेस इंक्लोज किया गया, कितना स्पेस उसके अंदर है। अगर हम लोग रेक्टेंगल का फिगर बनाते हैं तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, तो उस रेक्टेंगल के टोटल बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है वो आपका एरिया कहलाएगा। और उस फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ होगा उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर को समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रेक्टेंगल का हमारे पास फिगर है, बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है, जो जूनियर बच्चे आते हैं, किसी कक्षा में हमने देखा था 3-4 में भी एक सिंपल पेरीमीटर निकालना था, तो बच्चे पूछते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, तो उनको बाउंड्री के बारे में समझ में नहीं आता है। तो उनको समझाने के लिए हमने क्या किया, बोला ठीक है आप एक काम कीजिए कि जो रेक्टेंगल बनाए हैं वो रेक्टेंगल हम लोग पेन से नहीं बना करके किसी धागे का प्रयोग करके ऐसा शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप दे सकते हैं। वो भी उसी तरह दिखने में लगेगा जैसा कि आपका पेन से बना हुआ है। अब धागे को अगर हम पूरा सीधा कर दें तो उस धागे के लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चा बोला हाँ इसको तो हम मेजर कर सकते हैं, आपके पास अगर मीटर स्केल है तो उसका यूज करके मेजर कीजिए। बोले हाँ सर हम मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से उस धागे का जो लेंथ होगा वही इक्वल होगा बनाए गए रेक्टेंगल का पेरीमीटर के ऊपर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए फिगर। Now we come to another branch, trigonometry. Trigonometry is very important branch of mathematics, and I have seen our students also take interest in this topic because there are not so many difficult questions. There are no many such questions whose solution is too long. So I think they take interest in this chapter. सेकेंडरी लेवल में ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और हाइट और डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो काफ़ी लेंदी नहीं होते हैं। अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का केवल आप फिगर बना लेते हैं तो उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आधा कंप्लीट माना जाता है और उस तरह के क्वेश्चन में बोर्ड में भी हम लोग नंबर देते हैं। तो फिगर बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को खास करके एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 पॉइंट्स की जानकारी उनको होनी चाहिए। Trigonometry consists of 3 words: tri, gonal and meton. Tri means 3, gonal means sides and meton means measure. It means
Trigonometry is that branch of mathematics that deals with three sides of a triangle to measure. ट्रिगोमेट्री से जो हाइट एंड डिस्टेंस से जुड़े सवाल होते हैं उनमें मुख्य रूप से हम राइट ट्रायंगल का ही प्रयोग करते हैं। राइट ट्रायंगल आप लोग सभी को मालूम होगा, ए ट्रायंगल in which at least one angle is 90 degree is called a right angle triangle। जिस ट्रायंगल का वन एंगल का मेजर 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाते कैसे हैं। उनको समझ नहीं आता है कि किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का प्रयोग किया जाए और किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन का। जबकि हाइट एंड डिस्टेंस से दिए हुए प्रश्नों में बहुत आसान है पहचानना कि वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमारे हाइट से अधिक हाइट पर जो भी वस्तु है वो हाइट काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सपोज करते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि को उसके टॉप तक पहुंचाने के लिए सर ऊपर करना पड़ता है। तो ये हमारा साइड से लेकर जो टॉप है, ऑब्जेक्ट का टॉप है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर खड़ा है जहाँ पर उसके बेस से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तक के डिस्टेंस लेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के बनने वाला एंगल उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यही चीज़ अगर हम लोग उलट के देखा जाए, इसका विपरीत देखा जाए, अगर हम हाइट पर हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो उसको देखने के लिए भी वही हम लोग को सर नीचे करना पड़ता है। उस स्थिति में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको उन्नति कोण और अवनमन कोण कहा जाता है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू स्टूडेंट्स इन प्राइमरी लेवल। जो बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं उन बच्चों को पहले हम लोग ये जानकारी देते हैं साइन के बारे में। एडिशन साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन क्या है, ये सारे साइन, डिवीजन, लेस देन और ग्रेटर देन साइन का प्रयोग करना सिखाते हैं। साथ में बच्चों को अंकों संख्याओं की जानकारी देते हैं और उनको टेबल का नॉलेज दिया जाता है। ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि गणित के आगे कक्षाओं में जाने के लिए, आगे कक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए हमें इन साइन की आवश्यकता पड़ती है, संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने में हमें टेबल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमारा सबसे पहला ये सिखाने का प्रयास होता है कि बच्चों को इन साइन के बारे में बताया जाए और उन्हें कम से कम 8-10 तक का टेबल का नॉलेज दे सकें। ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए खास मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल algebraic terms such as a plus b square and a plus b whole square। बच्चों में हमने देखा है कि इस तरह क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होता है, उसमें a और b का वैल्यू आपको दिया रहता है और उस a और b के वैल्यू को पुट करके केवल उसको सिंपली सॉल्व करना होता है।
तो ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, वो दोनों का सेम आंसर निकालते हैं। जबकि फर्स्ट का जो आपको हम बता रहे हैं ए प्लस बी स्क्वायर, ओ स्क्वायर का प्रयोग आपका केवल वेरिएबल बी के लिए किया गया है। बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले प्लस कर देते हैं, बाद में स्क्वायर करते हैं, जबकि ऐसा सॉल्यूशन सेकंड फॉर्मूले के लिए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ए का 2 है, बी का 3 है, तो ए 2 + 3 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करने पर 5 × 5 25 होगा, ऐसा करेक्ट होगा। लेकिन अगर ए प्लस बी स्क्वायर है तो पहले हम लोग बी का जो वैल्यू ले रहे हैं 3, उसको स्क्वायर करना चाहिए और उसके बाद ए से प्लस करना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ। मैथमेटिक्स इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द राइजिंग टाइम ऑफ सन एंड मून। हम लोग अपने वॉच के माध्यम से जानते हैं कि सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, चांद का उदय कब होता है, अस्त कब होता है, लेकिन हमें से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम को निकालने में मैथमेटिक्स का ही योगदान रहा है। There are so many questions in physics and chemistry to be known as numericals cannot be calculated without use of mathematics. भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक और रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक, इन दोनों शिक्षक भली भांति आप इससे जुड़े न्यूमेरिकल से परिचित हैं और वो जानते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हें मैथमेटिक कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो, साइन का सही यूज की जानकारी नहीं हो, फॉर्मूले का नॉलेज नहीं हो और किस फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करने के नॉलेज की कमी हो, तो उस स्थिति में हमने देखा है को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल्स से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने में वो थोड़ा अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमने देखा है किसान को कि एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में कितने बीज बोने चाहिए, उस खेत में कितने खाद की आवश्यकता पड़ती है, इसके नाप तोल की जानकारी उस किसान को काफ़ी हद तक अच्छी होती है हम लोगों की अपेक्षा। तो इस नाप तोल की जानकारी के लिए जो ज्ञान के प्राप्त होता है वो ज्ञान उन्हें एक गणित की भाषा से ही मिलती है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी मैथमेटिक्स उपयोगी है। हम लोग कोई भी दवा यूज करते हैं तो एक दवा को बनाने में कई तरह के कंपोनेंट्स का यूज होता है। हम लोग सब देखे हैं कि एक दवा पर देखा जाए तो उसमें क्या क्या मिक्सचर मिला के बना है, वो सब लिखा होता है, कौन सा मिक्सचर कितना % है। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए अलग अलग कंपोनेंट का कितना % होना चाहिए, वो परसेंटेज निकालने के लिए मैथमेटिक्स का ही प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल टू इनहेंस मेंटल स्किल एमंग द स्टूडेंट्स। छात्रों के मानसिक विकास के लिए गणित का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि गणित के किसी प्रश्न को अगर हम हल करते हैं तो बहुत सारा माथा पीछे करना पड़ता है। एक
क्वेश्चन को, एक सवाल को कई छात्र कहते हैं कि मैंने कई बार बनाया, 5 बार बनाया सर, 10 बार बनाया, लेकिन नहीं बना। तो इस तरह के स्टूडेंट से हम ये कहते हैं कि ठीक है, तुम 10 बार बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता चला कि इस तरह से बनाए तो नहीं बना, ये भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मैथमेटिकल लर्निंग टू आवर स्टूडेंट्स। There are so many teachers who teach mathematics in different places and their view are different regarding these topics. Some of them think that children learn through experience and some of them think children learn only then they are motivated with sympathy and they are given feedback also with sympathy. गणित से जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षक हैं, उनका अपना अपना अनुभव है और अपने अपने अनुभव के आधार पर वो बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ शिक्षकों का यह मानना है कि बच्चे जैसे जैसे उनका समय बीतता जाता है, आगे आगे कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं, उनका उम्र भी बढ़ता है, तो अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। कुछ शिक्षकों का यह भी मानना है कि अनुभव के साथ साथ बच्चे तभी सीखते हैं जब उनको मोटिवेट किया जाए। कुछ बच्चे जिन्हें पढ़ने की रुचि नहीं होती है या गणित विषय उनको समझ में नहीं आता है, तो उन बच्चों को प्रेरणा देने की बहुत आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें, हमने क्लास 2 या 3 में एक बार हम क्लास करने गए थे, हमको याद है, शायद बच्चे को हम सब्ट्रैक्ट करने दिए थे, बच्चा गलत बना कर लाया, उसको हम डांट दिए, जाकर रोने लगा, जाकर वो चुपचाप बैठ गया। तो उस दिन इसके बाद हम सोचे कि अब इस क्लास के बच्चों को हम कभी डांटेंगे नहीं। लेकिन जब दूसरा दिन फिर हम गए उसी क्लास में, बच्चे को डांटे नहीं और जो गलत किया उसको बुलाकर बताएं, तो बच्चा बहुत ही खुश हुआ और जाकर वो अपने स्थान पर बैठकर बोला कि सर अगले दिन का होमवर्क क्या है। तो इससे ये बात का पता चलता, हमको सीख मिला कि बच्चे को हम फीडबैक भी दें, खासकर जूनियर बच्चों को फीडबैक भी देने कि उसकी गलती क्या है, तो ये फीडबैक उनको स्नेह के साथ दें, स्नेह के साथ देना चाहिए। इसी का क्लास 4 के बच्चों में हमने देखा था, क्लास 4 के बच्चे भी, 3 या 4 के बच्चे आपको एडिशन जो शॉर्ट नंबर का है वो गलत किए, तो उनको समझाने का तरीका हमने देखा, ये मेरा खुद का नहीं है, मैंने इसे कहीं से ये तरीका देखा है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने बच्चे को कहा कि भाई तुम 35 और 36 ऐड करके दिखाओ। किस तरह से उस शिक्षक ने समझाया बच्चों को, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बच्चा सिंपली उसको ऐड करके दिखा दिया, 6 और 5 11 और 3 3 6, दैट मीन्स 611। बच्चा को बुलाकर उसको हम इस तरह से समझाया गया, देखो तुमको ये गलत है, वो मालूम है कैसे गलत है। बच्चा को बोला नहीं सर वो तो पता नहीं है, हम तो जोड़ दिए हैं, 5 और 6 11 हुआ, 3 3 6। उसको समझाने के लिए टीचर ने क्या तरीका अपनाया, वो बोला कि देखो 10 और 10 कितने होते हैं, बच्चा बोला 20। 20 और 20 कितने होते हैं, तो 40। फिर पूछा 40 और 40 कितने होते हैं, तो 80। बोले ठीक है, अब बताओ कि 35 और 36 जो है 40 से ज़्यादा है कि कम है। बोला कि सर 40 से कम है। तो जब 40 से कम है तो 40 और 40 को जोड़ने पर 80 तुम बता रहे हो, तो उससे जो कम हम संख्या ले रहे हैं उसका योगफल भी तो 80 से कम होना चाहिए। तो बोला हाँ सर। तो तुम ये बताओ कि 611 जो ऐड करके दिखाया हो 611, वो 80 से कम है या ज़्यादा है?
मतलब ज़्यादा है, तो फिर तुम्हारा रॉन्ग हुआ। तब बच्चा बोला हाँ सर मेरा रॉन्ग है। तो इस तरह से उस टीचर ने बच्चे को समझाने का प्रयास किया। नाउ वी कम टू द पॉइंट अबाउट बोर्ड मास। बोर्ड मास काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है गणित में। गणित के शिक्षक जो होंगे भली बात जानते होंगे, किसी किसी प्रश्न में हमारे जो मैथमेटिकल साइन है उसका प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके साथ ऑफ, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, ये सारे एक ही क्वेश्चन में होते हैं। तो उस तरह के प्रश्न को हल करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी कठिनाइयाँ होता है, उनको समझ नहीं आता है पहले क्या करें। उसके लिए बोर्ड मास का यूज किया जाता है। बोर्ड मास मीन्स B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर सारे चिन्ह का प्रयोग एक ही प्रश्न में दिया गया हो और उस प्रश्न को हमको हल करना हो, तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को चुनते हैं। ब्रैकेट में भी आपका 3 तरह का ब्रैकेट है। तो जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर का जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल ब्रैकेट, उसके अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बिग ब्रैकेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग साथ है। तो इस तरह से स्टेज बाय स्टेज हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग जा कर के एक सही रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन 0/1 एंड 1/0, इसके ये दोनों का आंसर यहाँ के बच्चे जनरली 0 लिखते हैं। हमने ऐसा देखा है, 0/1 मीन्स 0, 1/0 मीन्स 0, बट देर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम। 0/1 means 0, but 1/0 means infinite, not definite। जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम एक नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमको एक नंबर के टेबल की आवश्यकता होती है। अगर हम 25 को 5 से डिवाइड करना चाहें तो 5 का टेबल चाहिए हमको, लेकिन हमारे पास कोई 0 का ऐसा टेबल नहीं है। तो 0 का टेबल हमारे पास नहीं है, या दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे कहें कि 1 0 की अपेक्षा तो काफ़ी बड़ा है। अगर एक बड़े नंबर को काफ़ी स्मॉलर नंबर, नेग्लिजिबल नंबर से अगर डिवाइड करें तो उसका आंसर भी काफ़ी बड़ा मिलेगा, इनफाइनाइट हो सकता है, काफ़ी बड़ा संख्या। इस कारण से इसको हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं, या इनफाइनाइट इसका वैल्यू माना जाता है। फैक्टर टीचिंग मेथड, वी ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म फैक्टर्स। फैक्टर्स, अगर हम लोग किसी नंबर का फैक्टर जानना चाहें तो सिंपली बच्चे को सिखाते हैं, फैक्टर्स आर द नंबर्स बाय विच ए गिवन नंबर कैन बी डिवाइडेड। किसी भी नंबर का अगर वो फैक्टर निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि किन किन नंबर से वो दिया गया नंबर डिवाइड हो सकता है। तो जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर कहलाएगा, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो उसका मल्टीपल्स कहलाएगा। लेकिन बच्चे को जो स्टार्टिंग स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनको फैक्टर सिखाना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बताने की कोशिश की है कि बच्चे को फैक्टर्स के बारे में जानकारी हम कैसे दे सकते हैं। सपोज किया जाए कि एक बच्चा जो है अपने स्कूल में एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया, और अच्छा मार्क्स लाने पर जब वो घर आता है
तो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। पेरेंट्स उसके खुश होकर उसे कुछ पैसे देते हैं, बोले जाओ तुम अपना मार्केट से मिठाई लेकर ले आओ, खा लो। वो बच्चा जाता है मार्केट और मार्केट से 12 लड्डू लेकर आता है। घर आने के बाद वो जब बैठता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, आज तुमको लड्डू तो तुम खाओगे ही, इसके साथ साथ आसपास तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी बुला लो, आज तुम्हें हम बताएंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। बच्चे को बोला गया पहले कि तुमको ही सारा लड्डू खाना है, तुम एक सिंगल हो, तुमको सारा लड्डू खाना है, तो कितने खाओगे? काउंट करके बच्चा बताया 12। फिर बोला ठीक है, अपने एक दोस्त को और ले लो, दोनों बराबर बराबर बांटो। दोनों को कितने पड़ेंगे? बोला दोनों को 6-6। तो ठीक है। इस तरह से बच्चे को और एक एक फ्रेंड बढ़ाता गया। फिर 3 आए, 3 फ्रेंड के बीच में 4-4 पड़ा, 4 फ्रेंड को रखा 3-3 बना, 6 फ्रेंड रखा 2 बना। तो अब बताया कि अलग अलग ग्रुप बनाने पर जो आपको पहला बार में आपको बना 1, 2, फिर बना 3, फिर बना 4, 6, ये सारे आपको 12 के फैक्टर हैं। फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स से डर। एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स do not take interest in mathematics because of its phobia. There are so many reasons behind it. The first one is lack of concept. Our students आज क्या करते हैं कि 5 से 6 क्लास, 6 से 7 क्लास आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पिछली कक्षा में उसने क्या पढ़ा वो सोचते हैं कि अब आगे कक्षा में से कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाते हैं। एक बार बच्चे ने सीख लिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, छोड़ दिया गया। अब 5-6 के बाद डायरेक्ट 10 में पहुंचे, फिर उनको जरूरत पड़ गया एरिया निकालने के लिए, उनको पता नहीं कि एरिया कैसे निकाला जाता है। दिस शोज लैक ऑफ कंसेप्ट। तो हमें आगे की कक्षाओं में अच्छा करने के लिए पीछे कक्षा में जो पढ़ा है उस पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2, रेगुलर प्रैक्टिस की कमी। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो कुछ घंटों में नहीं सीखा जा सकता। आजकल के बच्चे चाहे वो जूनियर सेक्शन को हो या सीनियर सेक्शन के, उनमें इसकी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के समय दिन रात पढ़ते हैं और सुबह एग्ज़ाम में हमने देखा है बहुत सारे सोते भी हैं। तो आप एग्ज़ाम के पीरियड में आप 50 घंटे लगातार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि स्टार्टिंग से आपने जो प्रैक्टिस करने के अगर आप में हैबिट है, बना के रखी है, आप 5 क्वेश्चन पर डे बनाते हैं, तो एग्ज़ाम के समय में आपको बर्डन बहुत कम होगा। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को ही आप सोल्व करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सुनो और देखो विधि से बच्चों को सिखाना। ये काफ़ी पुरानी विधि है जिसमें क्या होता है कि एक बच्चे को कक्षा में टीचर बुला लेते हैं गिनती सिखलाने का काम। पहले वो किसी एक बच्चे को जो तेज है क्लास में उसको सिखलाते हैं और बच्चे को खड़ा करके बोलते हैं तुम को 1 से 20 तक या 1 से 50 तक गिनती गिनना है। सारे बच्चे उसको सुनते हैं और उसी तरह पीछे पीछे बोलकर कई बार बोलने पर जब उनकी एक ही बात की पुनरावृत्ति होती है तो उनको गिनती याद होता है। उसी तरह वो पहाड़ा भी सीखते हैं। Knowledge of SI and CI. SI stands for simple interest and CI stands for compound interest.
इसे हिंदी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों ही ब्याज में अंतर है। स्टूडेंट्स के सामने वो क्वेश्चन को पढ़कर वो समझ नहीं पाते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो इसमें आपको ये अंतर है कि साधारण ब्याज अगर हम किसी भी मूलधन का निकालते हैं, चाहे जितने पीरियड के लिए निकालें, 2 साल के लिए निकालें या 3 साल के लिए निकालें, पूरे पीरियड के लिए उसका प्रिंसिपल एक ही होता है, मूलधन एक होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल के बाद अगर 2 साल या 3 साल का पीरियड बढ़ता है तो हर साल के लिए आपका मूलधन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि अगर हमको 1000 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है 10% से 3 साल के लिए, तो आपको सिंपली निकाल सकते हैं। 1 ईयर का आपको हो जाएगा 1000 रुपये का, अगर 10% निकालते हैं तो 100 रुपया हो जाएगा। 3 साल का 30 रुपया हो गया, 30 रुपीज आपको सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा। पहले आपको 1 साल का निकालिएगा तो आपका जो इंटरेस्ट हुआ 10% 10 रुपया, अब अगले साल के लिए वो जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 + 10 1010। अब आपको 1010 पर 10% निकालना होगा। फिर सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट निकलेगा फिर उसको ऐड कीजिए फर्स्ट ईयर का जो आपको अमाउंट है उसमें। अब आपका जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। यानी कि हर ईयर के लिए प्रिंसिपल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग होने के कारण इसका वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह के प्रश्न हम लोग सभी देखे होंगे। अगर किसी फिगर आप लोग यहाँ से दिखता हो तो अच्छी बात है। इस तरह का ट्रायंगल जूनियर क्लास में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। इसमें नहीं बना हुआ है। मान लीजिए एक ही फिगर में कई ट्रायंगल दिया गया है, एक ही फिगर में, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को आप बताइए। तो आप इसमें आसानी से देखने से आपको पता नहीं चलेगा, आपको काउंट करना पड़ता है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। लेकिन इसका एक टेक्निक आप है मैथ में, जिसके आधार पर हम आसानी से आपको निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जितने ट्रायंगल्स हैं सबका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर देखने से पता नहीं चल रहा है कि इसमें 10 ट्रायंगल है। एक बड़ा ट्रायंगल बनाइए, बीच में 2 लाइन कीजिए, आपको काउंट करने में पता चलेगा कि इसमें 10 ट्रायंगल नहीं है। तब क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 कितना ट्रायंगल बना, 1 2 3 4। इसको प्लस कर दीजिए 1 2 3 4 को, आप कितना मिल जाएगा 10। तो आप किसी भी तरह से वो काउंट कीजिएगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें आपको 10 मिलेगा। उसी तरह का आपको एक दिया गया है। अगर आपको जनरली का दिया जाए कि भाई आप 1 से रेगुलर लिखे 1 2 3 4 5 20 तक लिखिए और उसको टोटल करके बताइए। तो अगर इस तरह से आप टोटल कीजिएगा तो आपको लग जाएगा आधा घंटा प्लस करने में। 1 to 20 या 1 to 50 या 1 to 100, किसी का भी हम लोग जो रेगुलर नंबर लिखा गया है उसको हम विदिन ए मिनट प्लस कर सकते हैं। सपोज कीजिए 1 to 10 हमको प्लस करना है, 1 2 + 3 + 4 + 5 to 10। कुछ करना नहीं उसको, 10 उससे ग्रेटर नंबर लीजिए, 10 × 11/2 दैट मीन्स 55। स्क्वायर नंबर का प्लस करना है, इवन नंबर का प्लस करना है। अगर हम लोग को मान लीजिए कि करना है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर फर्स्ट ऑड नंबर आपका है 1 फिर 3 फिर 5, तो 1 + 3 + 5 कीजिएगा तो आपको 9 मिलेगा। अगर बड़ा नंबर है, जगह मान लीजिए हम इस तरह से 10 नंबर लिख लें तो फिर ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग नंबर काउंट करते हैं। जैसे 1 + 3 + 5, ये कितने नंबर हुए, 3 नंबर हुए। तो उसका आप 3 स्क्वायर कर दीजिए, 3 स्क्वायर 9 होता है, उसका आंसर 9 हो जाएगा। इस तरह का अगर 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 13 स्क्वायर कर दीजिए, उसको ऐड कीजिएगा तो आप 100 हो जाएगा। छोटे बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से
सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल की जानकारी देना। जो बड़े बच्चे हैं उनको तो हम थ्योरम पढ़ाते हैं, थ्योरम के आधार पर उनको बताया जाता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन बच्चे को थ्योरम हम नहीं पढ़ा सकते, उनको समझ में नहीं आएगा कि थ्योरम क्या होता है। तब उसके लिए क्या करना, एक तरीका है कि बच्चे को अलग अलग साइज का ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कहा जाए। वो ट्रायंगल किसी भी साइज का हो सकता है, छोटा बड़ा कोई उसमें जरूरी नहीं है, कैसा भी हो। और उसके बाद बच्चे को एंगल मेजर करने के लिए सिखाएं। आप हर ट्रायंगल को 1 बाय 1 तीनों एंगल को मेजर कीजिए, उसको टोटल करना है। बच्चे से ही सारा काम करवाना है। फर्स्ट एंगल का तीनों एंगल मेजर कर लेना है, बच्चे को सिखलाना है, उसका टोटल करवाना है। फिर सेकेंड एंगल को करना है, थर्ड एंगल करना है। आप बच्चा देखता है इसमें कि चाहे वो ट्रायंगल किसी शेप का हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर स्थिति में प्लस करने पर उसका एंगल का वैल्यू 180 मिलता है। तो इस तरह से बच्चे को समझ में आता है कि ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। Some facts about geometrical figures. About rectangle, a square, parallelogram, rhombus, trapezium and circle. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज में इसका कई प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। यह सारा प्रॉपर्टी से मिलता जुलता प्रॉपर्टी आपका स्क्वायर का भी है। अंतर है कि इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल इसका सभी भी 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का भी डायगोनल इक्वल था, इसका भी डायगोनल इक्वल है। अंतर क्या है, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम, opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal and diagonals only bisect, not at right 90 degree. रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल है। स्क्वायर का एंगल भी सारा 90 का होता है, रोम्बस का सारा 90 का नहीं होता है। रोम्बस का केवल चारों साइड 90 इक्वल होता है और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं जैसा कि स्क्वायर का होता है, बट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑल्सो। ट्रेपेजियम is a figure enclosed by 4 lines. These lines are called sides. उस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक ही ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो, वन ही ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो, उसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। और जिस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मीनिंग ऑफ टीचर, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक हिंदी वर्ड आप उसमें दिया गया है, सी और छ और क, ये 3 से मिलकर बना है। इसमें बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है कि सी का मतलब क्या होता है। C4 दिया गया है शिखर तक ले जाने वाला। छ क्षमा की भावना रखने वाला और क कमजोरी दूर करने वाला।
यानी जो छात्रों की गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी कमजोरी को, गलतियों को दूर करके उसको शिखर तक ले जाता है, उस तरह के व्यक्ति को हम लोग शिक्षक कहते हैं। हम लोग भी जितने भी शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं, अपने अपनी तरफ से हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक हम नहीं समझते हैं कि वो सफलता हमें मिल पाई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। शायद आने वाले समय में हम अपने आप को एक सही शिक्षक साबित करके प्रस्तुत कर सकें। छात्रों को प्रेरित करने की मुख्य बातें क्या हैं? हाउ वी कैन मोटिवेट टू स्टूडेंट्स। उनको हम किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं कि शिक्षा उनके लिए कितनी आवश्यक है। नंबर 1, क्लास की शुरुआत सवालों से करनी चाहिए, न कि जवाब के साथ। ऐसा करके छात्रों को सीखने की भावना को कायम रखा जा सकता है। जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ाया उससे अगर मिलता जुलता कोई भी बात की ज़रूरत इस चैप्टर में हमें पड़ती है या पढ़ने वाली है, तो उस तरह के बातों को क्वेश्चन करके छात्रों से हमें जानकारी लेनी चाहिए कि जो बात हमने छात्रों को पढ़ाया उनको कितना समझ में आया, वो कितना ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करने से बहुत सारे बच्चे उत्साहित भी होते हैं, खुश भी होते हैं, हाथ खड़ा करते हैं कि सर हमको मालूम है। कुछ बच्चों को तकलीफ भी लगता है कि बार बार हम ही को पूछते हैं, हमको क्या डेली पूछते हैं। लेकिन ये हम सबके लिए ज़रूरी है। खास करके मैं अपने विषय के बारे में जानता हूँ, एक फार्मूला तो उनको याद नहीं रहता है, अगला कक्षा शुरू करने से पहले पिछले फार्मूला को उनको फिर याद कराना पड़ता है, तब हम अपने अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। छात्रों को दिया जाने वाला असाइनमेंट उनकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। हम लोग बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, लेकिन हमारा जो दिया गया असाइनमेंट है वो उसमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, ये बात भी हमको देखना चाहिए। अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम अपना असाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बच्चे से भी हम पूछ सकते हैं कि आपको जो दिया गया टॉपिक है इसमें से दूसरा असाइनमेंट आप चुनिए, आपको कौन सा इंटरेस्ट है, उसके अनुरूप हम बच्चे को असाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे पिछले बार के असाइनमेंट में 10th क्लास में आपका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी 10th का हार्ड है, तो लड़कियों को कंस्ट्रक्शन बहुत प्रॉब्लम होता था बनाने में। हमारे प्रिंसिपल से देखे हैं 10th क्लास की लड़कियों को हमने, स्टाफ ने बहुतों को हाथ पकड़ कर भी कंस्ट्रक्शन सिखाया है, लेकिन वो नहीं सीख पाई। उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए हमने ग्राफ का प्रयोग किया, क्योंकि ग्राफ बनाना ईजी होता है और वो आसानी से समझ गई, तो असाइनमेंट के तौर पर उनको ग्राफ दिया गया या प्रोजेक्ट वर्क दिया गया। छात्रों को उनकी व्यक्तिगत प्रगति के बारे में बताना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। हम हर दिन क्लास में जा रहे हैं, एक ही तरह के स्टूडेंट से डेली मिल रहे हैं, कई साल से पढ़ाते भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को हम भली भांति जानते भी हैं। तो हम अगर उस पर हम अच्छे ढंग से निगरानी रखते हैं, देखते हैं, तो हमको होमवर्क चेक करने के क्रम में या उनके द्वारा जो ब्लैक बोर्ड पर काम दिया जाता है उसके माध्यम से हमें जांच सकते हैं कि उस बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर उनमें बहुत छोटा प्रोग्रेस भी देखने को मिलता है, तो छोटे बच्चों में खासकर हमने देखे हैं कि उनका कॉपी में हम गुड लिख देते हैं, वेरी गुड लिखते हैं,
वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि आज हमको सर गुड लिखे हैं, हमको वेरी गुड लिखे हैं। तो इस तरह से बच्चों को हम अपना रिमार्क्स देकर भी उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ही बताए हैं, अगर उनमें कोई गलती पाया जाता है, कोई मिस्टेक करते हैं, तो खास करके छोटे बच्चों को तो डांटने का काम नहीं करना चाहिए। वो बहुत डर जाते हैं, समझ जाते हैं, स्नेहतापूर्वक उनको फीडबैक देकर समझाना चाहिए। सवाल को, छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। इस विद्यालय में हमने देखा है कि आप कुछ कोशिश कर लीजिए, लेकिन बच्चे खड़ा होकर सवाल नहीं पूछते। भले उनको उसका आंसर मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो पूछना नहीं चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। लेकिन ये उनके प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा साबित हो सकता है। इनसे उनको बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो समस्या है, प्रश्न को हल करने में किसी स्टेप में जो प्रॉब्लम उनको आती है, उससे अपने टीचर को अवगत कराएं और पूछें, तभी उनको इस तरह के समस्या से निजात वो पा सकते हैं। और कितना टाइम बचा है? इसमें देखिए एक दिया गया रियल नंबर, इसमें जा रहे हैं। हाँ सर, इसमें कुछ बात है। कहाँ पे है? फर्स्ट में ही सर, यहीं रखिए ना, बढ़ाइए, बस हो जाएगा। और देखो माउस से जो है इसको आगे की तरफ ऐसे करिएगा ना। हाँ तो बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। ऐसे करिएगा, आगे से अब हम लोग रियल नंबर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है दो भाग में, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को हम लोग सिंपली समझें कि नंबर ऑफ द फॉर्म p by q is called a rational number where p and q are integers and q is not equal to 0 and they have no common factor other than 1. 1 के अलावे उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 3/5, 5/7 किसी को ले सकते हैं। 2 और 3 केवल 1 से ही कट सकता है, दूसरे से वो नहीं कटेगा। केवल उसका एक ही फैक्टर है, उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। या रूट वाले क्वेश्चन में चला जाए तो आपको देखा है रेशनल नंबर में कि बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे रूट 16 हो गया, रूट 25 हो गया, रूट 100 हो गया, रूट 119 हो गया। तो जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, जैसे रूट 4 का निकाल सकते हैं, लेकिन रूट 19 का नहीं निकाल सकते हैं, उसका आंसर मिलेगा लेकिन डेसिमल मिलेगा। तो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है वो आपका रेशनल नंबर है, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है वो इरेशनल नंबर है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चला जाए तो हम लोग बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने ऐसे होते हैं कि डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन वी नेवर कम्स टू एन एंड, हम लोग को कभी अंत तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो डिवीजन का काम चलता रहता है। तो उस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक तो तरीका है कि ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर,
उसको उस तरह का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा कि देखेंगे कि किसी किसी क्वेश्चन में आंसर मिलता है 0.1717 बार साइन होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिवीजन में 1717 रिपीट हो रहा है। मतलब पहले आप डिवाइड कीजिए 1 आया 7 आया, फिर अगर डिवीजन आगे बढ़ाते हैं तो फिर 17 आएगा 17 आएगा, वो नंबर आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर, लेकिन जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 0.10 मिल सकता है, 1000 मिल सकता है, डॉट डॉट इस तरह बढ़ता जाएगा। उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन अभी छात्रों को समस्या आती है, जबकि ये बहुत इजी है। दिया गया 2, 21/2, 23/2, 25/2। तो फर्स्ट नंबर आपका 2 दिया गया है, इसको हम लोग 2.0 भी लिख सकते हैं। सेकेंड 21.2 है, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने पर आपको 10.5 मिलेगा। उसी तरह थर्ड वो करेंगे तो 11.5 मिलेगा, उसके बाद 12.5। तो दिया गया फ्रैक्शन का नंबर और एक डेसिमल का नंबर दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग दिए गए फ्रैक्शन के नंबर को भी डेसिमल में एक्सप्रेस कर लिए। तो फर्स्ट नंबर आपका 2 हो गया, सेकंड 10.5 हो गया, फिर आपका 11.5 हो गया। तो आसानी से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर उसमें छोटा है और कौन सा बड़ा है। Discuss in group about the properties of triangles and construction of geometrical shapes such as triangles, line segments and its bisectors, angles and its bisectors under different conditions. आठवीं कक्षा से आपका स्टार्ट हो जाता है लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करना में अगर आपका 6 सेंटीमीटर का एक लाइन दिया गया है तो उसको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। या कोई एंगल दिया गया है जिसका अगर मेजर दिया गया 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो उसको हम किस तरह से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए जो आपका लाइन सेगमेंट दिया गया 6 सेंटीमीटर का, क्या करना है, अपने कंपास में पेंसिल को फिट करते हैं और जो उसका लेंथ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, उसे किसी एक एंड पॉइंट पर रखकर हाफ से अधिक आर्क लेंथ बनाते हैं और लाइन सेगमेंट के दोनों साइड दोनों एंड पॉइंट से काटते हैं। तो आपको 2 आर्क मिलता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इस आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग आपस में ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पर टच करता है, ये पॉइंट उसका मिड पॉइंट कहलाता है। इसी तरह एंगल को भी हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। उसको हाफ आर्क से ज़्यादा लेकर के आर्क लेंथ के एंड पॉइंट से अगर हम काटते हैं तो बिना मेजर किए हम लोग 60 डिग्री के हाफ 30 डिग्री या 90 डिग्री के हाफ 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। LCM and SCF. LCM stands for lowest common multiples
and HCF stands for highest common factor. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और HCF को महत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम लोग समझ लें। जैसे हम लोग 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 2 का टेबल में आपको जो मिला 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 8। तो आपको अगर 8 का पूछा जाए कि 8 का मल्टीपल्स कौन कौन होगा, ठीक है, तो आपका 8 का टेबल पढ़ना होगा। 6 का मल्टीपल्स पूछा जाए, 6 का टेबल पढ़ेगा, आपका मल्टीपल्स कहलाएगा। लेकिन जब फैक्टर के बारे में पूछा जाए, तो जिस नंबर से वो डिवाइड होगा, वो नंबर सारा उसका फैक्टर कहलाएगा। इस तरह के प्रश्न में कोई भी 2 नंबर दिया जाता है, मान लीजिए वो 2 नंबर का अगर हमको एलसीएम मालूम हो, तो हम लोग HCF उसका आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है कि जो दिया गया 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, और उस प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करके दिए गए 2 नंबर का HCF हम आसानी से निकाल सकते हैं। छोड़ देते हैं सर, नहीं हो गया सर? Okay, thank you to all of you for listening the lesson carefully and have a nice day.